हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एंड ये नर्वस सिस्टम का पार्ट 4 वीडियो है, यानी कि इससे पहले इसका 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। हाँ, ये पार्ट 4 वीडियो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और ये वाला वीडियो एक्चुअली मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। ये वाला वीडियो मैं एक बार ऑलरेडी शूट कर चुका था वाइट बोर्ड पे। बट जब मैं उसको एडिट करने के लिए बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें आपको उतना अच्छे से चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं क्लियर हो पाएगा भाई? क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रेन का पार्ट जो था उसके बारे में मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, तो जब मैं एडिट कर रहा था तो मैं देखा वहां पे कि आपको वो चीज उतना ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। दैट्स वाई मैं अपने लैपटॉप का इंतजार कर रहा था कि कब ये सर्विस सेंटर से वापस आए। तो कल ही ये सर्विस सेंटर से मैं वापस लेकर आया हूँ और आप लोगों के लिए स्लाइड्स मैं रेडी कर लिया हूँ। एंड आई होप सो कि अब जो है वो आपको पार्ट्स ऑफ ब्रेन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना भी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो भी है वो सारा का सारा अब आई होप सो कि आपको एकदम क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था कि लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ऑल सब्जेक्ट्स का, यानी कि सातों सब्जेक्ट्स का लास्ट 4 इयर्स का क्वेश्चन पेपर, सातों इन द सेंस शायद उसमें हिंदी मिसिंग हो मे बी। ठीक है, मैं देखूंगा उसको एक बार और चेक करना होगा मुझे कि हिंदी है कि नहीं। ठीक है, तो लास्ट 4 इयर्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं सारा का सारा अरेंज कर दिया हूँ और जल्दी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा किस तरीके से आप लोगों को वो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, बस 2-3 दिन में ही मैं उसको अनाउंस कर दूंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उसके साथ साथ बहुत सारा कुछ अनाउंस होगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस इतना समझिए कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो चीज आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है साइनैप्स। ठीक है, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको न्यूरॉन का जब स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा था तब आप लोगों को मैंने बताया था कि साइनैप्स क्या चीज होता है। वहां पे आपने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे ये वाला चीज दिख रहा है, वैसे ही आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में भी ये वाला चीज दिख रहा था और मैंने इस गैप को आपको बताया था कि साइनैप्स है। एंड साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि साइनैप्स के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में बाद में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और वो दिन आज हमारा आ गया और आज हम लोग यहाँ पे साइनैप्स के बारे में एग्जैक्टली पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइनैप्स। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें, अगर आप इसको पिक्चर को अच्छा से देखें, ठीक है, इसी पिक्चर्स के लिए मैं जो है ये वीडियो को दोबारा शूट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इस पिक्चर्स के रेफरेंस के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें साइनैप्स किसको बोला जा रहा है? एग्जैक्टली इस प्लेस को साइनैप्स बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है? ये प्लेस आपका है कि एक न्यूरॉन जो है, ये ऊपर वाला क्या है भाई? न्यूरॉन है, वेरी गुड। और ये नीचे वाला क्या है भाई? ये भी एक न्यूरॉन है। तो ये जो आप गैप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या हो रहा है कि एक न्यूरॉन यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, एंड उन दोनों के कनेक्शन का ये जंक्शनल पॉइंट है, उन दोनों के कनेक्शन के बीच में जो ये गैप है इसको हम लोग कह रहे हैं साइनैप्स। ठीक है, अब आई होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज साइनैप्स। अगर आपसे कोई पूछ दे या फिर एग्जाम में आपसे आ जाए कि व्हाट इज साइनैप्स, देन यू विल इजीली राइट दैट कि साइनैप्स जो है वो बेसिकली दो न्यूरॉन जो मिलता है तो उसका जंक्शनल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली साइनैप्स कहते हैं। वहां पे जो गैप रहता है उन दोनों के बीच में उसको क्या कहते हैं? हम लोग साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, साइनैप्स के बारे में आपको समझ में आ गया आई होप सो, और भी इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए आपके पास नहीं है। बट साइनैप्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा पॉसिबिलिटी है और उसी पॉसिबिलिटी के साथ यहाँ पे टाइप्स ऑफ साइनैप्स हमारा आता है। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ साइनैप्स आप अगर यहाँ पे देखें तो क्या है भाई? हमारे पास एक्सोडेंड्रिक साइनैप्स। ठीक है, क्या है भाई? एक्सोडेंड्रिक साइनैप्स। अब यहाँ पे एक्सोडेंड्रिक साइनैप्स जो है वो एग्जैक्टली किसको कहते हैं? ये डेंड्रिटिक है, मैं इसको डेंड्रिक बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स। अब यहाँ पे अगर आप इसके नाम को अच्छा से देखें तो ये पहला वर्ड जो है वो बता रहा है एक्सॉन और ये दूसरा वर्ड जो है वो बता रहा है डेंड्राइट। ठीक है, आपने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा है एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडी, ये 3 चीज बेसिकली होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो ये वाला पोर्शन क्या है भाई? ये वाला पोर्शन आपका हो गया डेंड्राइट, यानी कि जो ब्रांचिंग पोर्शन है उसको कहते हैं हम लोग डेंड्राइट। और ये जो पूरा बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं हम लोग सेल बॉडी, वेरी गुड। और ये जो नीचे वाला पोर्शन जो जा रहा है इसको हम लोग, जो अंदर जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। ये वाला चीज को हम लोग बेसिकली एक्सॉन कहते हैं। ठीक है,
ये हमने ऑलरेडी आई थिंक सो कि पहले क्लास या फिर दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था ये वाला चीज, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट या फिर सेकंड पार्ट में। एक्सोडेंड्रिटिक का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया कि पहले वर्ड से आपको समझ आ रहा है एक्सॉन और दूसरे वर्ड से समझ में आ रहा है आपको डेंड्राइट। दैट मीन्स के ऐसा साइनैप्स जो कि एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में बना हो। अब ये कब बनेगा? ये तभी बनेगा जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा हो। किस तरीके से? इस तरीके से कनेक्ट हो रहा हो कि एक का ये वाला पोर्शन यानी एक का एक्सॉन दूसरे के डेंड्राइट से कनेक्ट हो रहा हो, तो वो कहलाएगा एक्सोडेंड्रिटिक साइनैप्स, ठीक है। यानी कि अगर एक एक्सॉन का एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट हो रहा है, तो वो कनेक्शन जो है उसके बीच का जो ये छोटा छोटा गैप है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स, ठीक है। अब आई होप सो कि आपके दिमाग में 2-3 सवाल और उठ रहा होगा कि भैया आपने एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स बताया, तो यहां से हमारे दिमाग में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे चुलबुलापन मच रहा है हमारे दिमाग में कि एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स जो है वो एक्सॉन और डेंड्रॉन, जब ये दोनों डेंड्राइट ये दोनों जब एक साथ मिल रहा है यानी इन दोनों का जब कनेक्शन बन रहा है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं? एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स। तो भैया यहाँ पे अलग अलग तरीके का कनेक्शन भी बन सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से भी तो कनेक्ट कर सकता है ना, एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन को एक्सॉन से कनेक्ट हो सकता है। वेरी गुड। और भी हो सकता है भाई कि एक का एक्सॉन जो है वो दूसरे के सेल बॉडी से कनेक्ट हो। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स आता है। तो दूसरे टाइप में यहाँ पे क्या है? एक्सोसोमैटिक साइनैप्स। अब यहाँ पे सोमैटिक का मतलब आप लोग बिल्कुल भी घबराना मत। यहाँ पे सोमैटिक का मतलब बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल बॉडी, ठीक है। सोमैटिक का मतलब यहाँ पे सिंपली आप समझो सेल बॉडी, ठीक है। तो एक्सोसोमैटिक साइनैप्स का मतलब क्या हुआ कि एक्सॉन और सेल बॉडी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं सारा कुछ यहाँ से इरेज कर दूं और इरेज करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ये क्या हो रहा है? एक का एक्सॉन यानी ऊपर जो न्यूरॉन है उसका एक्सॉन है ये, और दूसरे का यहाँ पे क्या है भाई? दूसरे का यहाँ पे बेसिकली है सेल बॉडी। तो ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं वो बेसिकली एक्सोसोमैटिक साइनैप्स का आप देख रहे हैं। यानी कि इस केस में जो साइनैप्स हमारा बन रहा है, ये जो बीच का पोर्शन बन रहा है, गैप बन रहा है हमारा, वो क्या कहलाएगा? वो बेसिकली ये वाला जो गैप है वो कहलाएगा यहाँ पे एक्सोसोमैटिक साइनैप्स। और जब इतना पढ़ ही लिए हैं हम लोग, तो भाई एक को क्यों छोड़ दें, उसको भी लेकर आते हैं। और वो क्या है भाई हमारे पास? वो है एक्सोनिक साइनैप्स, ठीक है। क्या है ये? एक्सोनिक साइनैप्स। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो पहला टर्म है एक्सो और दूसरा टर्म भी है एक्सो, यानी कि ये एक्सॉन दोनों मिलकर कनेक्शन बनाएगा। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई? यहाँ पे हमारे पास एक एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन है। और मान लीजिए कि इस न्यूरॉन का ये सेल बॉडी और डेंड्राइट इधर ना होकर इसका एक्सॉन यहाँ पे रहता, ठीक है। तो जब एक्सॉन कनेक्शन बनाएगा और उस केस में जो साइनैप्स रहेगा वो कहलाएगा एक्सोनिक साइनैप्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा साइनैप्स जो है वो कंप्लीट होता है। और आई होप सो कि आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ आ गया होगा साइनैप्स के रिगार्डिंग, यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं बचा होगा। अब सवाल आपका ये उठता होगा कि भैया यहाँ पे जो एक ये बेसिकली न्यूरॉन करता क्या है? तो न्यूरॉन के अंदर क्या होता है? इम्पल्स ट्रांसफर होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में इम्पल्स जाता है। इम्पल्स आप किस तरीके से समझ सकते हो? इम्पल्स आप समझ सकते हो एक मैसेज के तरह। जैसे आपने यहाँ से व्हाट्सएप से मैसेज किया तो मैसेज जो है वो दूसरे पर्सन के पास पहुंचा, फिर वो पर्सन उस मैसेज को देखा और वहां से कुछ रिएक्शन हुआ और फिर वो आपको कुछ मैसेज भेजता है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा जो है बेसिकली इम्पल्स काम करता है कि अगर किसी चीज को, खैर इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में इन द सेंस कि आज की ही क्लास में, यानी कि अभी आज ही के वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क, तो वहां पे आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये इम्पल्स क्या काम करता है। यहाँ पे मैं बात को इसलिए घुमा रहा था क्योंकि मुझे एक और चीज यहाँ पे आपको समझाना था और वो था न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। क्या था भाई? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये सिंपल सा लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली यहाँ पे जो आपका इसको अगेन थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे, मैं इसको वापस से इरेज कर देता हूँ सारा कुछ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से जो आपका मान लीजिए यहाँ से कुछ इम्पल्स जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ कुछ इम्पल्स आ रहा है, क्लियर है। अब मान लीजिए कि वो इम्पल्स यहाँ तक आया, तो वो उस इम्पल्स को यहाँ तक आने के बाद, इस जगह पे आने के बाद
इस न्यूरॉन में पहुंचने के लिए वहां पे एक नया चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। उस जगह पे एक नया चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करेगा भाई, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बेसिकली वो जो इंपल्स है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, दैट्स इट। उसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर कुछ नहीं है, बस एक न्यूरोकेमिकल समझ सकते हो कि ये न्यूरॉन के अंदर कुछ केमिकल्स होता है जो कि बेसिकली हेल्प करता है आपका साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में। यानी कि एक यहाँ से बेसिकली देखिए, यहाँ से डेटा किस तरीके से इस जगह पे आएगा, यानी कि इस न्यूरॉन में किस तरीके से आएगा, तो उस इंपल्स के थ्रू, उस न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू आएगा। और वो न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी नहीं है भैया, वो एक केमिकल है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका न्यूरोट्रांसमीटर का डाउट भी क्लियर हो गया। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, वो है हमारा टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं भैया हम लोग यहाँ पे, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड ये थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा बड़ा है, बट मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। कोई इधर उधर का यहाँ पे चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको एकदम इजी लगेगा पढ़ने में, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ने में, सॉरी टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ने में और समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर देर किस बात का, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो आप लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सारे को ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। कितने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे भैया हम लोग, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। बेसिकली आप 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही मेन है। आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग तीनों को अलग अलग रखते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक सेकेंड और सारा कुछ मैं इरेज कर लूँ एक बार, ओके। यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे है वो क्या है भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग अलग में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम में ये तीनों नर्वस सिस्टम का टाइप है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग सीएनएस लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका। कहीं पे भी अगर सीएनएस लिखा रहे तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहीं पे अगर है तो वहां पे पीएनएस लिखा रहेगा, अगर पीएनएस लिखा है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और एएनएस का मतलब सिंपली हो गया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे मैं आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तीनों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। उसके बाद में आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो भी है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो ब्रीफ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। यानी कि जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या बहुत सारा चीज था, ठीक है। उसमें जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, उन दोनों को मिला दे तो वो कहला जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग सेंटर भी कहते हैं। जब आप लोग रिफ्लेक्स आर्क वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे आपका इसको सेंटर भी कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि ये एक सेंटर का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि अफेरेंट नर्व जो है वो मैसेज लेकर आएगा इसके पास, और फिर यहाँ पे ये सेंटर जो है वो उसको डिसीजन कर देगा कि हाँ भाई एक काम करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। उसके बाद यहाँ से जो डिसीजन दे रहा है वो इफेक्टर के थ्रू कहाँ जाएगा, सॉरी एफेरेंट नर्व के थ्रू वो इफेक्टर के पास चला जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज मैं आपको पहले क्लास से एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में जानना है कि व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है यहाँ पे। अब जब हम लोगों को ये पता चल गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है भाई, ब्रेन होता है, वेरी गुड, और ब्रेन के साथ साथ इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर हमको डिटेल में जानना है तो हम लोगों को ब्रेन के बारे में जानना होगा, और साथ ही साथ हम लोगों को स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी डिटेल में जानना होगा, जो कि बिल्कुल हम लोग आज के इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं हम लोग, जो कि हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है भैया, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो भी है ये आप समझ सकते हो बेसिकली कि इसमें आपका नर्व, ठीक है, इसमें आपका क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, बेसिकली ये आपका यहाँ पे ये इंक्लूडेड होगा। अब सवाल ये आपका हो सकता है कि भैया व्हाट इज क्रेनियल नर्व एंड व्हाट इज स्पाइनल नर्व, ठीक है। यहाँ पे तो बोलने से नहीं होगा ना कि क्रेनियल नर्व ये है और स्पाइनल नर्व, मतलब क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। बल्कि हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्रेनियल नर्व एंड व्हाट इज स्पाइनल नर्व।
तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि स्पाइनल नर्व का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो स्पाइन से रिलेटेड है, वो स्पाइन से जुड़ा हुआ है। और आपको बिल्कुल सही आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो स्पाइन से जुड़ा। बेसिकली देखिए, स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो है, हम लोगों ने क्या बोला कि स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको हम लोगों ने बोला कि भैया स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोर्शन है, ठीक है। बट स्पाइनल कॉर्ड के से जो मैसेज अंदर बाहर हो रहा है, तो कुछ तो ऐसा पोर्शन होगा जो बाहर हो रहा होगा, इस तरीके से कुछ पोर्शन होगा जो अंदर बाहर हो रहा होगा, कुछ नर्व होगा जो अंदर बाहर हो रहा होगा, यानी कुछ ऐसा नर्व होगा जो उससे मैसेज को थोड़ा दूर तक ट्रैवल करवाता हो और उसके बाद फिर वो गायब हो जाता होगा, ठीक है, खत्म हो जाता होगा बेसिकली। तो आप यहाँ पे नर्व समझ सकते हो, आप क्रेनियल नर्व या फिर आप स्पाइनल नर्व। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। आप क्रेनियल नर्व को सिंपली समझो कि वो बेसिकली क्या करेगा आपको, कि वो आपका अलग अलग ऑर्गन जो है वो बॉडी का, उसको बेसिकली ब्रेन से कनेक्ट करेगा। आप सिंपली ये समझो, ठीक है। यानी कि क्रेनियल नर्व ऐसा नर्व है जो ब्रेन से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी को, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करेगा, ठीक है। आई के केस में हम लोगों ने स्टार्टिंग के क्लास में देखा था कि आई के केस में क्या था, एयर के केस में क्या था, वो हम लोगों ने पढ़ा था। वहीं पे अगर स्पाइनल नर्व के बारे में हम लोग बात करें तो सिंपल सा बात है कि स्पाइनल नर्व बेसिकली वो नर्व होगा जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गन को स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो कनेक्ट कर रहा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व कहेंगे। फॉर योर इंफॉर्मेशन या फिर फॉर योर नॉलेज, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं यहाँ पे कि हमारे अंदर बेसिकली 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है। हाँ भैया, कितना पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है आपके बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होता है, ठीक है। यानी कि टोटल मिला के 24 क्रेनियल नर्व होता है। इज इट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन? या ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, इट विल बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स। तो आपको बेसिकली वहां पे ये चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया गया कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितना पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है, देन आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि भैया हमारे ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। लिख दोगे आप? बिल्कुल लिख देंगे भाई, क्यों नहीं लिखेंगे। ओके ओके, क्रेनियल नर्व हो गया। अब हमारे पास क्या है भाई, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व में आप बेसिकली समझो तो स्पाइनल नर्व कितना है, बेसिकली स्पाइनल नर्व्स आपका 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व होता है, जो कि हम जब लोग स्पाइनल कॉर्ड जब हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में, तब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब आपको समझ आ गया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व इंक्लूडेड होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपका होगा। तो भाई दोनों ने तो सारा कुछ लपेट लिया, सारा कुछ लेकर चले गए। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो बेचारा इतने देर से यहाँ बैठ के हमारा इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बारी आएगा, कब मेरा बारी आएगा, कब बच्चे हम लोगों को, कब मेरे बारे में बात होगा। तो इसके बारे में हम लोग क्या बात करें, बेसिकली इसको हम लोगों को क्या जानना है, इसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोगों को क्या जानना है। देखो भाई, सिंपल सा एक चीज समझो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली आपका ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे ऑटोनोमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसा कि नाम ही है इसका, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे ऑटोनोमिक क्या कह सकते हैं, ऑटोनोमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे सवाल ये हो सकता है कि हमारा ऑटोनोमिक एक्टिविटीज क्या है भाई। तो ऑटोनोमिक एक्टिविटीज का मतलब वो एक्टिविटी जो हमारे विल में नहीं है, यानी कि जो हम लोग चाह नहीं रहे, ठीक है। हमारे चाहने ना चाहने से उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं चाह कर दौड़ रहा हूँ, राइट। अचानक से तो मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैं दौड़ूंगा, अच्छा मैं चलता हूँ दौड़ता हूँ, तब ना दौड़ रहा हूँ, मतलब वो मेरे विल के अंदर है। विल का मतलब आप समझ रहे हो ना, वो मेरे विल के अंदर है, वो मैं अपने विल से कर रहा हूँ, मैं अपने चाह से कर रहा हूँ। बट ऐसा फंक्शन जो हम अपने चाह से नहीं करते हैं वो आ जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर में। बस इसमें आपको इतना ही जानना है, और थोड़ा बहुत अगर आपके बुक में एक्स्ट्रा इसके बारे में दिया हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ज्यादा कुछ और नहीं होगा, और होगा भी तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। बस आपको इतना जानना है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है भाई, तो ये कंट्रोल करेगा आपके ऑटोनोमिक एक्टिविटीज को। एंड सवाल ये उठेगा आपके मन में कि व्हाट इज ऑटोनोमिक एक्टिविटीज, देन आपको जवाब ये देना है कि वो एक्टिविटीज जो हमारे चाह के बगैर हो, यानी कि उसके लिए हमारा चाह होना जरूरी नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब एक एक करके हमने तीनों के बारे में तो जान लिया है, अब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जंप करते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग ब्रेन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। अब ह्यूमन ब्रेन देखिए बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है,
डिवाइडेड इन द सेंस कि हम लोगों ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया ताकि हम लोग आराम से उसको पढ़ सकें, ठीक है। तो पहला पार्ट जो हमारा है वो है फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन आप बेसिकली कहोगे कि अगर मैं आपके दिमाग का जो ढक्कन है, ढक्कन इन द सेंस कि आपके दिमाग के ऊपर जो स्कल लगा हुआ है, अगर मैं उसको ओपन कर दूं तो ओपन करने के बाद जो आपको दिखेगा वो होगा फोर ब्रेन, यानी कि एंटीरियर पोर्शन, यानी कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे फोर ब्रेन। बात समझ आ रहा है ना। अगर आपका दोस्त है, आपको गुस्सा आ गया और आप अपने दोस्त का जो दिमाग है उसका ढक्कन आपने खोल दिया, यानी कि ऊपर से उसका स्कल गैप कर दिया ऐसा बिल्कुल भी मत करना आप, ठीक है। स्कल आपने उसका गैप कर दिया तो जो आपको उसका ब्रेन जो दिखेगा, अगर उसके पास है तो, अगर आपको ब्रेन अगर दिखा तो वो ब्रेन जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है वो फोर ब्रेन है। कहने का मतलब ये है कि जो एंटीरियर पोर्शन होता है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे हमारा आता है मिड ब्रेन, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा चीज है ये मिड ब्रेन, यहाँ पे ज्यादा कुछ हम लोगों को कुछ भी ज्यादा जानने का जरूरत नहीं पड़ेगा मिड ब्रेन में। एंड मिड ब्रेन के बाद हमारा आता है हिंड ब्रेन, ठीक है। क्या आता है भाई? हिंड ब्रेन। और ये हिंड ब्रेन बेसिकली सबसे लोअर पोर्शन आप कह सकते हो ब्रेन का, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जस्ट हमारा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हिंड ब्रेन का जैसे ही खत्म हो जाएगा वहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं भाई, ब्रेन का एक पिक्चर उठाते हैं और उसके बाद हम लोग सारा कुछ एक लाइन से हम लोग समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फोर ब्रेन, ठीक है। कि फोर ब्रेन हमारा क्या है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि फोर ब्रेन के अंदर हमारा होता क्या क्या चीज है, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर जो है वो हमारा क्या क्या चीज होता है। तो देखिए, फोर ब्रेन के अंदर जो है वो बेसिकली हमारा 3 चीज होगा। फोर ब्रेन के अंदर क्या होगा भाई? 3 चीज होगा। आप जल्दी जल्दी से कॉपी निकालो, अपना पेन निकालो। बहुत मजा मस्ती कर लिया आपने एंड आई होप सो कि आप ऑलरेडी नोट्स बना रहे होगे, क्योंकि आपको पता है कि भैया हर बार एक ही बात बोलते हैं कि नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, क्योंकि ये एग्जाम जिस दिन होगा उसके एक दिन पहले रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो नोट्स आई होप सो कि आप बना रहे होगे यहाँ पे। तो देखो फटाफट से आप लिख लो कि फोर ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होता है। क्या क्या भाई? एक है सेरेब्रम, एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। ये 3 चीज आप जान लो, ठीक है। अब सेरेब्रम क्या है भाई? तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, देखो ये दोनों रेड रेड जो है वो आपस में मिल जा रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसको कलर हम लोग चेंज करते हैं, और कलर कौन सा ऐसा रखें जो हम लोगों को सारा कुछ क्लियर दिखे। ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला बात हो गया, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा आई होप सो। ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे ग्रीन से जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ये पोर्शन आप बेसिकली कह सकते हो क्या? इसको आप कह सकते हो बेसिकली सेरेब्रम, ठीक है। इसको आप क्या कह सकते हो? सेरेब्रम कह सकते हो। अब सेरेब्रम हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या है भाई? उसके बाद हमारे पास है हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो थैलेमस बेसिकली आप इस पोर्शन को कह सकते हो। अब अगेन ये दोनों ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, तो वापिस से मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये पोर्शन को आप कुछ ये वाला पोर्शन को आप शायद, हाँ ये पोर्शन को आप कह सकते हो थैलेमस कह सकते हो। और यहाँ पे जो आपको छोटा सा एक पिन पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इसको आप कह सकते हो हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो। अगर आपकी बुक में एक अच्छा सा डायग्राम है देन आप उसको देख लो। अच्छा सा डायग्राम मुझे दिख रहा था, मैं इसमें डाल सकता था, बट आपके भैया का ये वीडियो जो है वो ब्लॉक हो जाता कॉपीराइट के थ्रू, दैट्स वाई मैं वो इमेज यूज नहीं कर पाया, ठीक है। तो जो इमेज मुझे सबसे अच्छा लगा उसमें, जो कि फ्री में अवेलेबल था, उसमें मेरे को यही इमेज सबसे अच्छा लगा, यानी कि ऐसा जिसमें सारा पार्ट्स दिख रहा हो। दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। आप सिंपली अगर इसमें नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार जाकर गूगल पे टाइप कर सकते हो ह्यूमन ब्रेन, वहां पे आप डायग्राम वाले पोर्शन में जाना, इमेज में जाना, इमेज में नीचे देखोगे डायग्राम का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, उसके बाद आपको एकदम अच्छे से दिखेगा। और अदरवाइज आपके बुक में भी अच्छा सा दिया हुआ होगा, ठीक है। तो फोर ब्रेन में आपने क्या देखा कि आपके पास क्या है? सेरेब्रम है, और सेरेब्रम के बाद थैलेमस है, थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब थोड़ा सा सेरेब्रम के बारे में जानना है, थोड़ा सा हम लोगों को थैलेमस के बारे में जानना है, और थोड़ा सा हम लोगों को हाइपोथैलेमस के बारे में जानना है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तीनों के बारे में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर ब्रेन से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर ब्रेन से कि भैया सेरेब्रम से, कि सेरेब्रम क्या है। तो सेरेब्रम आप सिंपल यहाँ पे समझो कि सेरेब्रम जो है वो हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। अगर मैं सारा कुछ यहाँ पे इरेज कर दूं, और इरेज करने के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको ऊपर में जो ग्रे वाला पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा ये ग्रे वाला पोर्शन क्या है भाई? सेरेब्रम है। देन आपको समझ आ गया होगा कि ये ह्यूमन ब्रेन का
सबसे बड़ा पार्ट है। अब चूंकि ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है तो ऑफकोर्स सी बात है कि फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट क्या होगा भाई, ऑफकोर्स सी बात है सेरेब्रम होगा। ठीक है, थोड़ा तो आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो सेरेब्रम जो है वो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और साथ ही साथ आपका यहाँ पे फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है। चलो भाई हो गया ये। इसके बाद क्या जानना है हम लोगों को, इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को ये जानना है कि ये जो है बड़ा पार्ट है तो कितना बड़ा पार्ट है। ये बेसिकली आपका, अगर मैं ब्रेन को 4 हिस्से में डिवाइड कर दूं, अगर मैं ब्रेन को लेट्स से कि मैंने ब्रेन को 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया तो ऑलमोस्ट 3 हिस्सा जो है वो आपका क्या होगा, 3 हिस्सा जो है वो फोर ब्रेन होगा, सेरेब्रम होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, यानी कि पूरे के पूरे ब्रेन में 3 हिस्सा जो है वो लगभग आपका सेरेब्रम प्रेजेंट है और एक हिस्सा जो है वो बाकी सारा कुछ है, यानी कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सारा कुछ मिला के सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है और 3 पार्ट अकेला ये सेरेब्रम ले लेता है। ठीक है, अब सेरेब्रम क्योंकि पूरा का पूरा 3 पार्ट ले रहा है तो ऑफकोर्स ये बात है कि यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा फंक्शन भी होगा इसका, बहुत सारा काम भी होगा इसका। अभी सबसे पहले मैं एक और चीज आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि सेरेब्रम का जो आउटर लेयर होता है, यानी कि जो सेरेब्रम के जस्ट ऊपर लेयर होता है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आपने किसी के दिमाग का ढक्कन खोला, यानी कि उसका स्कल ऊपर से हटा दिया तो जो आपको ब्रेन दिखेगा तो उसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा ना, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा होगा सेरेब्रम के ऊपर, उस लेयर को हम लोग कहेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे भाई हम लोग उसको कहेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जल्दी से आप लिख लो कि जो आउटर लेयर होगा सेरेब्रम का उसको हम लोग कहेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, और सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट है वो बेसिकली बना हुआ होगा ग्रे मैटर का। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भैया ग्रे मैटर तो आपने अभी तक बताया नहीं, तो फिर ये ग्रे मैटर क्या चीज है। तो ये लो बच्चे, मैंने ग्रे मैटर अभी आपको बता दे रहा हूं मैं कि ग्रे मैटर जो है वो क्या होता है, क्या राइटिंग है, ग्रे मैटर। ठीक है, तो ग्रे मैटर बेसिकली आपका बना हुआ होता है डेंड्राइट और सेल बॉडी से। आपने न्यूरॉन पढ़ा है, न्यूरॉन में डेंड्राइट और सेल बॉडी है, तो जिस पोर्शन में, ठीक है, जिस पोर्शन में आपका डेंड्राइट और सेल बॉडी होगा उस पोर्शन, वो पोर्शन का कलर क्या होगा, ग्रे होगा, और जिस पोर्शन में आपका एक्सॉन प्रेजेंट होगा उस पोर्शन का कलर क्या होगा, व्हाइट, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्हाइट मैटर कहेंगे। और हम लोग एक्सॉन और जो डेंड्राइट और जो सेल बॉडी है उसको मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, ग्रे मैटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक अब। अच्छा, तो देखो ये जो क्या क्या बता रहा था मैं यहाँ पे, सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट है वो बेसिकली बना हुआ होगा किस चीज से भाई, सेरेब्रम का आउटर पार्ट बेसिकली बना होगा ग्रे मैटर से, और जो अंदर का पार्ट है वो बना हुआ होगा व्हाइट मैटर से। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा भाई, एक्सॉन प्रेजेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जब आप ब्रेन को ओपन करोगे, जब ब्रेन को आप इस तरीके से ओपन करोगे तो ये तो ब्रेन आपका किस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये बेसिकली ब्रेन को बीच से काट कर दिखाया जा रहा है। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये ब्रेन को बेसिकली बीच से बाइसेक्ट किया गया है और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर आप ब्रेन को एकदम एग्जैक्टली ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ब्रेन के बीच में एक ऐसा लाइन रहता है। ठीक है, वो लाइन इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो 2 सिमेट्री में बटा हुआ है। एक सिमेट्री इधर है, यानी एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है। ठीक है, ब्रेन का। तो ये जो बीच में जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये दोनों आपस में जो कनेक्ट हो रहा है वो बेसिकली किस फाइबर से कनेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसोम। ठीक है, इसको भी आप लोग राइट डाउन कर लो, कॉर्पस कैलोसोम। और ये सिर्फ और सिर्फ मैमल के ब्रेन में पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैमल के ब्रेन में पाया जाता है। और सेरेब्रम में होता है नियोकॉर्टेक्स। क्या होता है भाई सेरेब्रम में होता है नियोकॉर्टेक्स। और नियोकॉर्टेक्स का काम क्या है, नियोकॉर्टेक्स का बेसिकली काम आप कह सकते हो कि इससे हम लोगों का जो ह्यूमन बींग्स का जो इंटेलिजेंस का पावर है वो बेसिकली नियोकॉर्टेक्स से आ रहा है। ठीक है, यानी कि नियोकॉर्टेक्स जो है वो इंटेलिजेंस का साइट है ह्यूमन में। ठीक है, समझ में आ गया बात आप लोगों को। तो ये बेसिकली सेरेब्रम के बारे में था। फंक्शन के बारे में बात करें तो ढेरों सारा फंक्शन आपके बुक में दिया हुआ होगा, बहुत सारा फंक्शन आपके बुक में दिया होगा कि मसल का बहुत सारा मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लोग जो लिखते हैं उसको ये कंट्रोल करता है, हम लोग जो सोचते हैं उसको ये कंट्रोल करता है, हम लोग अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें ये हम लोगों को कंट्रोल करता है। तो इसका बहुत सारा आपका फंक्शन है। आप बुक को देखो, बुक को देखकर कोई भी 1-2-3 फंक्शन आप अच्छे से याद कर लेना, और ज्यादा कुछ यहाँ पे करने का आपको नहीं है। 2-3 तो मैंने खुद ही आपको बता दिया कि बेसिकली ये क्या काम कर रहा है भाई, ये हमारे मेमोरी इंटेलिजेंस का पार्ट है। यानी हम लोग जो हमारा जो दिमाग जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा दिमाग वाला इंसान है ये, या फिर ये बहुत फास्ट सोच लेता है, तो ये बेसिकली इसका काम है, इंटेलिजेंस इसका काम है। जजमेंट, यानी कि आप कोई डिसीजन लेते हो जब कि मैं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी आपका इसका बहुत बड़ा रोल होता है, यही वो चीज़ को कंट्रोल करता है। और कोई नया नया चीज़ जो हम लोग सीखते हैं वो भी बेसिकली यहीं से सीखते हैं। लेट्स से कि आप बचपन में साइकिल चलाना नहीं जानते थे, बट धीरे धीरे आप साइकिल चलाना जान गए,
है, तो वो जो साइकिल चलाने का जो पैटर्न है, किस तरीके से पैडल आपको मारना है, किस तरीके से आपको हैंडल को पकड़ कर रखना है, वो धीरे धीरे आपने सीखा। और वो बेसिकली आपने सीखा नहीं बल्कि आपने ब्रेन में वो कोडिंग किया। कोडिंग आप समझते हो ना, जिससे आपका क्या कह सकते हो, वेबसाइट बनता है, एप्स बनता है, कोडिंग, ठीक है, प्रोग्राम। तो बेसिकली आपने अपने ब्रेन को कोडिंग किया और उसको आपने ये बताया कि देखो ऐसे ऐसे करने से ये जो चीज है, साइकिल है, वो चलने लगता है। तो ये जो नया नया चीज जो आप सीखते हो, ये भी बेसिकली इसी के फंक्शन में इंक्लूडेड है कि नया चीज जो आप सीख रहे हो उसको भी कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन है। बात करते हैं कि भैया थैलेमस क्या है। तो थैलेमस बेसिकली आप कह सकते हो कि ग्रे मैटर का एक लुथड़ा है। लुथड़ा इन द सेंस कि आपका यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है, और उसी को हम लोग कहेंगे थैलेमस। ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट है भैया, तो फोर ब्रेन के बेस में प्रेजेंट है। यानी कि ये वाला जो हम लोगों का पोर्शन था, ये क्या था, फोर ब्रेन था, और फोर ब्रेन के बेस वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास, बेसिकली थैलेमस, ठीक है। फोर ब्रेन के बेस वाले पोर्शन में हमारे पास प्रेजेंट होगा थैलेमस। क्लियर है? ओके। आगे और इसके बारे में हम लोगों को क्या जानना है, थैलेमस के बारे में थोड़ा सा फंक्शन जान लेते हैं कि थैलेमस का फंक्शन क्या है। तो थैलेमस जो है वो बेसिकली एक वर्ड होगा आपके बुक में, जिसको जो लिखा होगा रिले स्टेशन की तरह काम करता है। अब रिले स्टेशन की तरह काम करता है इन द सेंस क्या है कि बेसिकली ये आपका जितने भी अफेरेंट फाइबर होते हैं उसको बॉडी पार्ट से ये कलेक्ट करता है, सारे के सारे को कलेक्ट करता है। एंड सारे के सारे को कलेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, बेसिकली उसको आप कह सकते हो कि एफेरेंट फाइबर जो है वो बेसिकली आपका सेरेब्रम में सेंड करता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका भैया, मतलब ये हुआ कि ये एक रिले स्टेशन की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये जो है वो बेसिकली जितने भी अफेरेंट फाइबर है बॉडी के सारे पार्ट से, उसको ये रिसीव कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि एफेरेंट फाइबर जो है वो सेंसरी एरिया, जो सेरेब्रम का सेंस करने वाला जो एरिया है, वहां पे ये क्या भेज रहा है, बेसिकली एफेरेंट भेज रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अब नेक्स्ट जो हमारा चीज है वो क्या है कि इसमें और हमारे पास क्या फंक्शन है भाई, तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज और जो मोशन हमारा है, मोशन इन द सेंस के इमोशन, ठीक है। हम लोगों का जो इमोशन है, हम लोग रोने लगते हैं, हम लोग हंसने लगते हैं, ये इमोशन को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है थैलेमस, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज जो है वो आपका थैलेमस के ऊपर डिपेंडेंट है। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज भी थैलेमस के, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज क्या है वो आपको लास्ट में समझ आएगा जब हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पे फोर ब्रेन का लास्ट पोर्शन पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। आपने तीन चीज देख लिया, एक सेरेब्रम के बारे में जो कि बहुत ब्रॉड था, ज्यादा आपको उसी के बारे में जानना था, थैलेमस बहुत छोटा सा था। उसके बाद आपका है हाइपोथैलेमस जो कि छोटा सा है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस बेसिकली फोर ब्रेन का सबसे निचला पार्ट है, ठीक है। फोर ब्रेन का सबसे निचला पार्ट क्या है भाई, तो हाइपोथैलेमस सबसे निचला पार्ट है फोर ब्रेन का। वेरी गुड। फंक्शन क्या है फोर ब्रेन का, तो सॉरी हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन आप बेसिकली ये है कि जितना भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली यही कंट्रोल कर रहा है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये आप लिख सकते हो एग्जाम में। और क्या कर सकता है, और इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन आप बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है, आप ये लिख सकते हो। आपको भूख लग रहा है, आपको नींद आ रहा है, आपको प्यास लग रहा है, आप खाना खा रहे हो, ये सारा का जो कंट्रोलेशन पावर है वो किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास है। और एनिमल हार्मोन अगर आपने देखा है एनिमल हार्मोन का वीडियो, तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको भी कौन कंट्रोल करता है भाई, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसी के साथ हाइपोथैलेमस और जो भी था हमारे पास थैलेमस और सेरेब्रम कंप्लीट हुआ, जिसके कारण हमारा ये फोर ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो गया। एंड फोर ब्रेन कंप्लीट जैसे ही हो रहा है तो हम लोगों को यहाँ पे मूव करना है मिड ब्रेन में। और मिड ब्रेन में आपको कुछ नहीं जानना है, एकदम सिंपल सा। मिड ब्रेन बेसिकली आपका ब्रेन स्टेम का अपर मोस्ट पोर्शन है, ठीक है। ब्रेन स्टेम का अपर मोस्ट पोर्शन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। हाँ, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यानी कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो आप ये पोर्शन को आप मिड ब्रेन कह सकते हो, ठीक है। ये पोर्शन इन द सेंस कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, आई होप सो कि आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे मिड ब्रेन कहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, इसमें उतना कुछ आपको समझने के लिए नहीं है कि मिड ब्रेन में क्या है। सेंट अगर मैं बात करूँ कि इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन जो आप देख रहे हो इसमें ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। आप जो सुनते हो, आप टच जो कर रहे हो इम्पल्सेस को, उसमें ये काम करेगा बेसिकली, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे?
तो मिड ब्रेन में और ज्यादा कुछ यहाँ पे जानने के लिए आपका नहीं था। जानने के लिए आपका यहाँ पे एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है, और जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो है वो लिखा हुआ है ब्रेन स्टेम, देखिए, और मिड ब्रेन में यहाँ पे लिखा ही हुआ था, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। देखिए मिड ब्रेन यहाँ पे बता रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। ओके, तो मिड ब्रेन और ये वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं पॉन्स, और ये वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर बनता है ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम जहां पे खत्म होता है वहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जहां पे ये खत्म हो रहा है बेसिकली वहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड वहां से बेसिकली शुरू हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर है। तो ब्रेन स्टेम किसको कहेंगे भाई, तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा, इन तीनों को मिलाकर जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, अगर आप अच्छे से देखो तो ये एक पेड़ का स्टेम की तरह आपको दिख रहा होगा, इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं बेसिकली ब्रेन स्टेम, और कुछ भी रीजन इसके पीछे नहीं है, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम कहने के पीछे रीजन क्या है भाई, क्योंकि ये स्टेम की तरह दिख रहा है, इसमें होगा क्या क्या, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा। अब आप सोच रहे हो कि ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा, इसके बारे में तो सर आपने बताया ही नहीं, तो ये कहां से आ गया, ये आपका बेसिकली पोर्शन है हिंड ब्रेन का, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग हिंड ब्रेन में मूव करने वाले हैं, और हिंड ब्रेन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला चीज सेरेबेलम। अब यहाँ पे सेरेब्रम और सेरेबेलम में एकदम कंफ्यूज नहीं होना है भाई, सेरेबेलम जो है वो ये वाला ब्लू वाला पोर्शन है, और सेरेबेरम जो है वो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ग्रे वाला पोर्शन, ठीक है। और सेरेबेरम जो है वो फोर ब्रेन का पोर्शन है, और सेरेबेलम जो है वो हिंड ब्रेन का। सेरेबेलम और बेरम में आपको फर्क ये रखना है कि यहाँ पे बेलम है यानी कि एल प्रेजेंट है, और वहां पे बेरम है यानी कि आर, तो आर प्रेजेंट है तो फोर ब्रेन, और एल प्रेजेंट है तो हिंड ब्रेन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेरेबेलम के बारे में जान लेते हैं कि सेरेबेलम क्या है। तो सेरेबेलम बेसिकली आपका हिंड ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन है, जो कि पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा के जस्ट बिहाइंड है, यानी कि जस्ट पीछे। तो अगर मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे इरेज कर दूं, और इरेज करने के बाद में वापिस से मैं यहाँ पे आऊं, तो आप इसको गौर से देखिए, यहाँ पे ये आपका ब्रेन स्टेम है, और इसके जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट है भाई, तो इसके जस्ट पीछे हमारा सेरेबेलम प्रेजेंट है। तो लोकेशन लिखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर आप डायग्राम अच्छे से देख लेते हैं तो सेरेबेलम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है हिंड ब्रेन का, ठीक है। किसका प्रेजेंट लार्जेस्ट पार्ट है भैया, हिंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, ना कि हमारे पूरा ब्रेन का। तो अगर आपसे कोई बोला जाए कि हिंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, सेरेबेलम। और फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है भाई, तो सेरेब्रम जो है वो फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेरेबेरम और सेरेबेलम, ठीक है, ये दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जिस तरीके से आपका वहां पे हम लोगों का दो पोर्शन को कनेक्ट करने वाला कौन था, यानी कि सेरेबेरम में दो जो हेमिस्फेयर था उन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा था भाई, तो कॉर्पस कैलोजोम जो है वो कनेक्ट कर रहा था। वहीं पे इसके अगर केस में देखें तो उन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है, यानी कि ये जो बीच से बेसिकली देखिए यहाँ पे ऐसे ब्रेन ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो बेसिकली ऐसे आधा ऐसे काट दिया गया है, और फिर आपको इस तरफ से आपको दिखाया जा रहा है कि देखिए ये ब्रेन है, ये देखिए, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा चीज दिख सके। तो ये बेसिकली दो सिमेट्रिकल पोर्शन है सेरेबेलम, और उन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, यहाँ पे वर्मिस कनेक्ट करेगा। जो कनेक्ट करने वाला है उसका नाम है वर्मिस। नाम याद रखिएगा कि सेरेब्रम में जो दो सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा था वो किसके द्वारा कनेक्टेड था, कॉर्पस कैलोजोम के द्वारा, और यहाँ पे वर्मिस के द्वारा ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कि सेरेबेलम जो है भैया उसका फंक्शन क्या है, वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेरेबेलम का फंक्शन, तो सेरेबेलम का आपको सिंपल फंक्शन याद रखना है कि ये मसल टोन जो है वो आपका जो मसल है उसका जो टोन है उसको ये मेंटेन करता है, और साथ ही आपके बॉडी का पोस्चर, आप जो स्ट्रेट खड़ा होते हो तो आपको जो बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको ये मेंटेन करता है। बेसिकली बॉडी के बैलेंस को ये आप कह सकते हो मेंटेन करता है। आप खड़े होते हो तो खड़े खड़े तो आप अचानक से पीछे नहीं गिर जाते हो, या फिर खड़े खड़े तो आप सामने नहीं गिर जाते हो। आपका एक बॉडी जो है वो एक पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। उसमें किसका, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं बल्कि हिंड ब्रेन का सेरेबेलम ही है, ठीक है। यानी कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ही वो कंट्रोल करता है आपके बॉडी के पोस्चर को। और बात करते हैं यहाँ पे कि और क्या क्या काम है इसका, तो ये आप जब कोई आप काम कर रहे हो, जैसे कि आप कभी दौड़ रहे हो या फिर आप कभी चल रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, तो उस वक्त बेसिकली आपके बहुत सारा मसल्स एक साथ काम करता है। फॉर एन एग्जांपल, आप जब स्विमिंग करते हो तो क्या होता है, स्विमिंग करते वक्त आपका हाथ
आपका हाथ, आपका पैर, चारों तरफ क्या होता है बेसिकली आपका उतना सारा मसल एक साथ काम करता है। आप अपने हाथ को भी हिला रहे हो, अपने पैर को भी हिला रहे हो, तो उस वक्त जो मसल को कंट्रोल कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? सेरेबेलम कर रहा है, ठीक है। और आई होप सो कि अब आप सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच में डिफरेंशिएशन भी लिख पाएंगे, क्योंकि आपने दोनों के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब उन दोनों का डिफरेंशिएशन भी आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे हिंड ब्रेन का सेकंड पोर्शन का, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे पॉन्स, PONS, ठीक है। और ये पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन को हम लोग कह रहे हैं पॉन्स। तो ये काम क्या करेगा? ये लोकेशन कहाँ पे है? तो लोकेशन आपको दिख ही गया कि ये एक्चुअल में है क्या, तो कॉन्वेक्स व्हाइट कलर का ये होगा बेसिकली प्रेजेंट हिंड ब्रेन में। और ये कहाँ पे है? तो मिड ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। यहाँ पे वापिस से सारा कुछ इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये क्या है? ये है आपका मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के जस्ट नीचे क्या है भैया? प्रेजेंट हमारा पॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है? काम क्या है इसका? काम बेसिकली आपका यहाँ पे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर से ये रिलेटेड है इसका काम। जैसे कि ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा, हार्ट रेट को रेगुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, जो कि लास्ट है, ठीक है। और दोनों लगभग यहाँ पे सिमिलर है फंक्शन के अकॉर्डिंग। अगर देखें तो दोनों का काम लगभग सेम है। मेडुला ऑब्लंगाटा का लोकेशन आपको समझ आ ही गया कि भैया मेडुला ऑब्लंगाटा का जो लोकेशन है वो पूरा का पूरा नीचे है। और इसके बाद जैसे ही ये मेडुला ऑब्लंगाटा हमारा खत्म हो रहा है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मेडुला जो है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी, वैसोमोटर, कार्डियक एक्टिविटीज को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, जिस तरीके से पॉन्स जो है वो कंट्रोल कर रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका और कुछ नहीं, बस आपको इतना ही यहाँ पे याद रखना है कि ये रेस्पिरेटरी और कार्डियक एक्टिविटीज को क्या करेगा? कंट्रोल करे। कार्डियक एक्टिविटीज यानी जो एक्टिविटीज हमारे हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और इतना जानने के बाद आपको ह्यूमन ब्रेन में फिलहाल के लिए और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। इतना जान लिया यानी कि बहुत कुछ जान लिया आपने ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों का जो चीज स्टार्ट हो रहा है वो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं भैया कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। तो स्पाइनल कॉर्ड आपको पता होगा कि स्पाइनल कॉर्ड हमारा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जो कि आपका किसका पोर्शन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोर्शन। आपने पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो क्या है भाई? बेसिकली जो कि प्रेजेंट कहाँ होगा? हमारा वर्टिब्रल कैनल में प्रेजेंट होगा और फोरामेन मैग्नम से। अब आपका सवाल ये होगा कि भैया फोरामेन मैग्नम क्या है? तो देखिए हमारा जो स्कल होता है, हमारा जो स्कल है, स्कल का जो बेस वाला पोर्शन है, जहां से जस्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। इसको आप एकदम बिल्कुल याद रखना, ठीक है। फोरामेन मैग्नम तो यहाँ से स्टार्ट होता है और लगभग आपका नीचे तक जाता है, यानी कि लगभग यहाँ तक आपका जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। ये जो पतला सा आपको बीच में दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड कह रहे हैं, ठीक है। ये मेरा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, बट जो स्ट्रेट आ रहा है वहां से उसको हम लोग कह रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। एक बार वापस से सारा कुछ इरेज कर देते हैं। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड का मतलब तो आप बेसिकली जानते ही हो, इसको कुछ बताने का उतना कुछ है नहीं कि सिलेंड्रिकल पार्ट है भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट हो रहा है। फोरामेन मैग्नम क्या है? तो बेसिकली ये आपका स्कल, जहां से बेस ऑफ स्कल यानी कि आपका स्कल जहां पे खत्म हो रहा है वो पोर्शन बेसिकली है, ठीक है। और ये आप याद कर लेना कि इसमें कितना कर्विकल नर्व कितना होता है और थोराकिक नर्व कितना होता है, लुम्बर नर्व कितना होता है। आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बार देख लेना आप इसको, ठीक है। टोटल मिला के आपको पता ही है कि कितना पेयर्स होगा? 31 पेयर होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 21 पेयर जो है वो स्पाइनल नर्व होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि बेसिकली जो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अंदर का जो पोर्शन होगा वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा। फॉर एन एग्जांपल कि जो मैं ब्रेन के बारे में बात कर रहा था, तो ग्रे मैटर कहाँ प्रेजेंट था? आउटर पोर्शन में प्रेजेंट था ग्रे मैटर। लेकिन जैसी मैं बात करूं कि इस वाले केस में, तो ग्रे मैटर कहां प्रेजेंट है? अच्छे से आप देखो, ये वाला पोर्शन देख के भी आप समझ सकते हो ग्रे मैटर कहां प्रेजेंट है। इनर पोर्शन में ग्रे मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्रे मैटर जो है वो इंटरनली प्रेजेंट होगा और व्हाइट मैटर जो है वो एक्सटर्नली होगा, एक्सटर्नल होगा। व्हाइट मैटर बाहर में होगा और ग्रे मैटर अंदर होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं ब्रेन के बारे में, तो वहां पे जस्ट इसके अपोजिट होगा, यानी ग्रे मैटर बाहर में होगा और व्हाइट मैटर अंदर में प्रेजेंट होगा ब्रेन के केस में, ठीक है। ब्रेन के केस में क्या प्रेजेंट होगा? अंदर में व्हाइट मैटर होगा और बाहर में ग्रे मैटर होगा। और यहाँ पे
बाहर में व्हाइट मैटर है और अंदर में ग्रे मैटर है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन में याद रखना है। और इससे ज़्यादा आपका बेसिकली क्या कह सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में और कुछ नहीं बोला जाएगा, आई थिंक सो। और थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो वो आप पढ़ सकते हो। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि यहाँ पे CSF के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं ले ही आता हूँ वो वाला चीज़ भी। यहाँ पे हम लोग CSF के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं भाई? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और एक और चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं मेनिंजेस। ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेनिंजेस क्या, द होल ऑफ द CNS, ठीक है। पूरा का पूरा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो, वो बेसिकली एक सॉफ्ट लेयर से, एक सॉफ्ट मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है। बात समझ रहे हो? यानी कि पूरा का पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है, पूरा का पूरा जो ब्रेन है, वो बेसिकली एक पतला सा लेयर से जो है वो कवर किया हुआ है, ठीक है। और उस लेयर को हम लोग क्या कह रहे हैं? मेनिंजेस कह रहे हैं। अब भाई जब वो लेयर से कनेक्टेड है, लेयर से वो जब क्या कहते हैं, कवर्ड है, तो उसका कुछ ना कुछ काम होगा ना। ऐसा ही तो वो बेसिकली ऐसा ही तो कनेक्टेड होगा नहीं, उसका कुछ ना कुछ वहां पे काम होगा, इसीलिए वो कनेक्टेड है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे मेनिंजेस का फंक्शन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मेनिंजेस का फंक्शन क्या है। तो मेनिंजेस का फंक्शन ये है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल इंजरी से रोकता है। यानी कि अगर आपको सर में चोट लग गया बाहर से, तो उसको ये बेसिकली चोट जो है वो अंदर तक पहुंचने से रोकता है, ठीक है। बेसिकली ये आपके ब्रेन को डैमेज होने से रोकता है, मैकेनिकल इंजरी होने से रोकता है, ठीक है। मैकेनिकल इंजरी का मतलब यहाँ पे ये हो जा रहा है कि अगर आपको चोट लगा, फिजिकली अगर आपके सर पे चोट लगा, तो उसको बेसिकली अंदर में जो कुछ डैमेज ना हो जाए, उसको ये प्रोटेक्ट करेगा, आपके ब्रेन को भी और साथ ही साथ आपके स्पाइनल कोड को भी प्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आपके स्कल में ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगा, क्योंकि स्कल में कैसे जाएगा, उतना मोटा मोटा तो वहाँ पे जो हमारा नस जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। तो वहां पे होता है बट बहुत पतला होता है, तो वहां पे हम लोगों को क्या, ब्लड का जो सप्लाई है वो हमारे स्कल में कौन करवाता है अच्छे से? बेसिकली वो मेनिंजेस करवाता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि आपका सेकंड नंबर पे आता है, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को भी रहने का जगह देता है मेनिंजेस, ठीक है। तो मेनिंजेस का आपने समझ लिया मेनिंजेस क्या है। तो हमारा पूरा का पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली एक पतला सा लेयर से कवर्ड है, और उसी लेयर को हम लोग कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस का काम क्या है? मेनिंजेस का काम ये है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल इंजरी से बचाए रखे, और जो है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे स्कल में बनाए रखे, ठीक है। ये इसका काम है। और साथ ही साथ इसका ये भी काम है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को बहने के लिए जगह प्रोवाइड करे, इसको बहने के लिए जगह प्रोवाइड करे। अब हमारे बॉडी में कोई भी चीज बिना काम का, तो बिना मतलब का कोई भी चीज है नहीं। दैट मीन्स के सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है उसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे काम होगा। और क्या काम है भाई सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का? तो देखिए, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो काम है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। दैट मीन्स के अगर आपको कस के चोट लग गया, तो वो जो चोट अचानक से जो आपको कस के लगा है, तो आप देखिएगा कि कुछ समय के लिए वो एब्जॉर्व कर लेता है आपका जो उतना कस के जो आपको चोट लगा है ना, तो वो पूरा का पूरा अंदर नहीं जाने देगा, बल्कि उसको एब्जॉर्व कर लेगा उस चोट को, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका एक्सटर्नल इंजरी जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होगा, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक्सटर्नल इंजरी नहीं होगा। साथ ही साथ CSF का यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का और क्या क्या काम है भाई? तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का ये काम है कि ऑक्सीजन को जो है वो अच्छे से सर्कुलेट करे, और साथ ही साथ जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो भी सेल है वहां तक न्यूट्रिशन को अच्छे से पहुंचाए और ऑक्सीजन को अच्छे से पहुंचाए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो क्या है भाई? तो वो हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन ग्लूकोज है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे जानना था सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में और मेनिंजेस के बारे में। और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में मैंने एक चीज आपको बताया नहीं कि ये होता क्या है। तो ये बेसिकली इसका कोई कलर नहीं होता, ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट और क्लियर एक फ्लूइड होता है। वहीं पे मेनिंजेस के बारे में मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया, यहाँ डायग्राम देख के मुझे याद आया कि मेनिंजेस में बेसिकली 3 पोर्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 लेयर होता है मेनिंजेस में,
ठीक है। एक होता है ड्यूरा मैटर जो कि बेसिकली आउटर लेयर है, ड्यूरा मैटर जो है वो हमारा आउटर लेयर है। उसके बाद आता है एराक्नॉइड जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल एराक्नॉइड भी कहा जाता है। और लास्ट वाला जो है वो पिया मैटर जो कि क्या है भैया, इनर लेयर कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो 3 लेयर में बेसिकली मेनिंजेस डिवाइडेड है। इससे ज्यादा मेनिंजेस में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आप लोगों को बेसिकली नहीं जानना है, यहां तक बहुत है। लास्ट टॉपिक आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। इसके बाद आज के क्लास को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे, आज के वीडियो को यहाँ पे हम लोग फिनिश करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो पोर्शन होगा उसमें हम लोग ह्यूमन आई बेसिकली पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे और उसी के साथ हमारा ये बड़ा सा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्शन से। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली वो एक्शन है जो कि इनवॉलेंटरी है, यानी कि ऐसा एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ऐसा एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आपको सोचना होगा कि ऐसा कौन सा एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एक्शन तो भैया बहुत सारा है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर अचानक से भी वीडियो का साउंड अचानक से बढ़ गया, ठीक है, तो अचानक से जो वीडियो का साउंड यहाँ पे बढ़ जाएगा तो आप क्या करोगे, अगर आप ईयरफोन लगा के तो झटाक से आप ईयरफोन को बाहर निकालोगे, या दूसरा काम आप ये करते हो फटाफट से आप अपने वॉल्यूम का बटन को डाउन प्रेस करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली आप इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, यानी कि आप चाह कर वो नहीं कर रहे, अचानक से हो रहा है। अचानक मतलब तुरंत यहाँ पे आवाज एकदम पूरा मैंने बढ़ा दिया, रख के इतना बढ़ा दिया कि आपका कान एकदम फटने लगा, तो आप बिना कुछ सोचे समझे फटाफट से जो है वॉल्यूम का बटन जो है वो क्या करोगे, डाउन करने लगोगे वॉल्यूम को, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट का इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स या फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है, ठीक है। और भी बहुत सारा एग्जांपल है जो आपको धीरे धीरे समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन में बस इतना ही आपको समझना था। यहाँ पे आप लोगों को जो समझना और है वो है रिफ्लेक्स आर्क में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम तो एकदम बिल्कुल भी ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझने के लिए कि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इस फिंगर से, ठीक है। इस फिंगर से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि हम लोगों को पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्स आर्क है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या होगा कि आर्क बेसिकली एक न्यूरल पाथवे है। न्यूरल पाथवे के इन द सेंस के क्या होगा, एक न्यूरॉन का पाथ है, रास्ता है। वो किस तरीके से जो है वो अपना रास्ता रिसेप्टर से इफेक्टर तक किस तरीके से अपना रास्ता जो है वो तय करता है, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली न्यूरल पाथवे है जिससे आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, ये जो ब्लू लाइन और ये जो रेड लाइन जो आपको दिखा ये पूरा का पूरा मिला जुला के क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है। तो फॉर एन एग्जांपल के यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे रखा हुआ है, एग्जांपल के आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि एक कैंडल रखा हुआ है, ठीक है। एक बार इरेज करते सारा कुछ। तो कैंडल यहाँ पे रखा हुआ है और हो क्या रहा है बेसिकली कि ये बंदे के हाथ में बहुत चुल मच रहा था और ये जो है वो कैंडल के ऊपर अपना हाथ रखा। अब इसको ये पता नहीं है कि कैंडल के ऊपर हाथ रखने से गर्म लगता है। अब जैसे ही कैंडल के ऊपर हाथ रखा वैसे ही अचानक से इसको गर्म लगा और हाथ को हटाकर ये लेकर चला गया यहाँ, ठीक है। अब ये तो हाथ को हटाकर वहां लेकर चला गया, बट इसके बीच में जो काम हुआ है उसी को, जो इसके बीच में जो पाथ फॉलो हुआ है, यहाँ पे न्यूरॉन जो पाथ फॉलो किया है उसी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क। और वो पाथ कैसा है वही हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है रिसीवर, यानी कि रिसेप्टर आप कह सकते हो, रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, इसका फिंगर, और फिंगर के अंदर जो है वो क्या है, रिसेप्टर न्यूरॉन लगा हुआ है, ठीक है। फिंगर के अंदर जो है वो क्या है, रिसेप्टर लगा हुआ है जो कि बाहर के एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुआ है उसको वहां पे रिसेप्ट किया है। रिसेप्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही वहां पे रिसेप्टर जो है वो उसको रिसेप्ट कर लिया है, अपने अंदर रिसीव कर लिया है कि भैया यहाँ पे अलर्ट मोड ऑन कर दो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, हटाओ हाथ, हटाओ हाथ, हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हाथ हटाने के लिए वो नहीं बोला है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ये महसूस किया कि बहुत ज्यादा हीट है, अगर ये यहाँ पे रहा तो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो फटाक से क्या किया, उस मैसेज को अफेरेंट न्यूरॉन के पास भेज दिया, ठीक है। यहां से जो मैसेज था वो जस्ट इसी के बगल में अफेरेंट न्यूरॉन बैठा था, उसके पास वो मैसेज भेज दिया। और अफेरेंट न्यूरॉन जो है वो ये ब्लू लाइन के थ्रू धड़ 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 करके कहां पहुंच गया, फटाक से वो पहुंच गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। तुरंत वो स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंच गया। क्यों पहुंचा भाई, ताकि वो स्पाइनल कॉर्ड को ये खबर दे सके कि सर बाहर में ऐसा ऐसा काम चल रहा है, तो आप बताइए कि क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जैसा स्पाइनल कॉर्ड वहां पे बोलेगा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने बोला एक काम करो, वहां से अपना हाथ हटा लो। तो फिर ये क्या किया
कि यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया, ये मैसेज लेकर गया वहां पे, इसका काम खत्म हो गया। अब वहां से यानी कि जस्ट वहां स्पाइनल कॉर्ड से, अब इसके बीच में एक और चीज आपको जानना पड़ेगा, इसके बीच में आपको जानना ये पड़ेगा कि ये क्या था भाई, अफेरेंट न्यूरॉन था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख लीजिए, अफेरेंट न्यूरॉन या फिर अफेरेंट न्यूरॉन एक्सॉन जो भी है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं, अफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, एक ही बात है, मैंने आपको बताया ही पहले। तो यहाँ तक अफेरेंट न्यूरॉन पहुंचा और इसको मैसेज दिया कि वहां पे उसको कुछ अनवांटेड चेंजेस हो गया है, ठीक है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तुरंत डिसीजन लेता है, और डिसीजन जो भी लेता है वो इसको दे देता है, ये जो रेड वाला है उसको देता है। और ये रेड वाला क्या है भाई, ये रेड वाला बेसिकली आपका एफेरेंट न्यूरॉन है। एफेरेंट न्यूरॉन आपको पता है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को, इंपल्स को कैरी करता है इफेक्टर तक, ठीक है। तो वो क्या किया बेसिकली, वहां पे मैसेज दिया इसको स्पाइनल कॉर्ड कि जल्दी से वहां से हाथ हटाओ वरना हाथ जो है वो जल जाएगा। तो फटाक से एफेरेंट नर्व जो था, एफेरेंट न्यूरॉन जो था, वो वहां से धड़ा धड़ 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 करके मैसेज लेकर आया, और मैसेज किसके पास पहुंचाया, मसल के पास, यानी कि इफेक्टर के पास। और यहाँ पे इफेक्टर कौन है, यहाँ पे इफेक्टर है इसके बाइसेप्स का मसल, ठीक है। वहां पे आया और आने के बाद उसको बोला कि जल्दी से वहां से हाथ को हटाओ। तो ये फटाक से क्या किया कि हाथ को वहां से हटा दिया, ठीक है। तो इफेक्टर इस वाले केस में क्या हो गया, मसल हो गया हमारा, यानी कि ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये हो गया हमारा इफेक्टर। रिसीवर क्या हो गया, यानी कि रिसीव कौन कर रहा है, यहाँ पे रिसीव यहाँ पे कर रहा है आपका ये फिंगर, और उसके अंदर लगा हुआ है रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद वो रिसेप्टर के बाद कहाँ गया, अफेरेंट न्यूरॉन के पास। अफेरेंट न्यूरॉन जो है वो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ कर कहाँ पहुंच गया, सेंटर पहुंचा। सेंटर इन द सेंस के स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचा। स्पाइनल कॉर्ड ने कुछ डिसीजन लिया, और डिसीजन लेके वो किसको दिया, एफेरेंट नर्व को दिया, और एफेरेंट नर्व जो है वो वहां से डिसीजन को अपने साथ लेकर आ गया। और लेकर कहाँ आया भैया डिसीजन को, वो डिसीजन को लेकर आया इफेक्टर के पास। इफेक्टर कौन है भाई, इफेक्टर जो है वो बेसिकली मसल है, ठीक है। वहां पे वो लेकर आया, इसका डायग्राम आपके बुक में दिया होगा, सिंपल सा डायग्राम होगा, आप उसको एक बार याद कर लेना, सॉरी उसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है कि वो डायग्राम एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाए, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से 5 मार्क्स का डायग्राम ही आता है, ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो इससे आता है वो डायग्राम आता है, ना कि आपका लॉन्ग आंसर लिखना आता है, ठीक है। तो डायग्राम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क बनता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्स आप पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्स यहाँ पे आपके बुक में एक और दिया होगा, रिफ्लेक्स यहाँ पे दिया होगा कि अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, या फिर यूं कह ले कि इनबॉर्न रिफ्लेक्स, और एक होता है कंडीशनड या फिर अक्वायर्ड रिफ्लेक्स, ठीक है। अब अनकंडीशनड रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होता है जो कि हम लोग पैदा होते साथ हमारे अंदर वो इनबिल्ट होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि कंडीशनड रिफ्लेक्स, तो धीरे धीरे करके हम लोग जिंदगी में अपना सीखते चले जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अनकंडीशनड या फिर इनबॉर्न रिफ्लेक्स का एग्जांपल क्या है भैया, तो जो गरम चीज़ से जो हाथ हटा लेते हो, तो अगर आप पैदा भी हुए हो, अगर आपके हाथ गरम चीज़ पे पड़ जाता है तो आप वहां से अपना हाथ हटाकर रोने लगते हो, ठीक है। तो वो इनबॉर्न होता है, यानी कि आप पैदा होते ही साथ आपको वो पता होता है कि आपको वहां से हाथ हटाना है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कंडीशनड या फिर एक्वायर्ड रिफ्लेक्स के बारे में, तो ये डेली प्रैक्टिस से आता है, यानी कि आप प्रैक्टिस करते 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 ये जो है वो डेवलप करते हो अपने अंदर, यानी कि लिखना, पढ़ना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ये सारा चीज़ क्या है, आप अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर करके, डेली प्रैक्टिस कर करके ये चीज़ सीखते हो, ठीक है। ओके, और कुछ रिफ्लेक्सेस क्या है भाई, तो हमारा आँख जो है वो पलक झपक रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो आँख का पलक जो है वो झपकता रहेगा। आपको खांसी आ जाए तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर छींक आ जाए तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये सब रिफ्लेक्स के अंदर आता है। और एक एक्सपेरिमेंट अगर आपके बुक में दिया हो, पैवलोव एक्सपेरिमेंट करके, जो कि आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, पैवलोव एक्सपेरिमेंट, कि क्या होता है भाई, एक डॉगी रहता है, और एक डॉगी को क्या किया जाता है बेसिकली कि पहले एक डॉगी को देखिए, डॉगी जब भी एक कोई खाना देखेगा तो उसके मुंह से सलाइवा गिरने लगता है, ठीक है, उसके मुंह से सलाइवा गिरने लगता है वो जब खाना देखेगा। तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, भी जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसने क्या किया कि एक बेल लिया और पहले वो बेल बजाया, ठीक है, और बेल से और उसके सलाइवा से या फिर खाना से कोई भी लेना देना नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो वो बेल बजाया, और बेल बजाने के बाद जो है वो क्या किया, डॉगी को खाना जो है वो दे दिया, ठीक है, तो उसका सलाइवा गिरने लगा। ऐसी वो डेली करते रहा, डेली करते रहा, पहले बेल बजा रहा फिर खाना दे रहा, पहले बेल बजा रहा फिर खाना दे रहा, पहले बेल बजा रहा फिर खाना दे रहा, ठीक है। ओके, एक दिन क्या किया
कि वो सिर्फ और सिर्फ बेल बजाया और उसको खाना नहीं दिया। तो जैसे ही वो बेल बजा वैसे ही जो डॉगी है उसका सलाइवा जो है वो गिरने लगा, यानी कि सलाइवा मुंह से बाहर आने लगा, लेकिन उसके सामने खाना नहीं था। बेसिकली डॉग का सलाइवा कब गिरता है? जब उसके सामने खाना रखा हो, लेकिन इस केस में सिर्फ बेल बजाने से ही सलाइवा गिरा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर एक अक्वायर्ड रिफ्लेक्स जनरेट हुआ, अक्वायर्ड रिफ्लेक्स बन गया। उसको ये पता चल गया कि जब भी बेल बजेगा इसका मतलब कि मेरे को खाना दिया जाएगा। तो यही एक एग्जांपल है अक्वायर्ड रिफ्लेक्स का, जिसको आप पैवलोव एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हो। और यहाँ पे कुछ भी ज्यादा बड़ा चीज यहाँ पे नहीं है पैवलोव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कंडीशनड रिफ्लेक्स और अनकंडीशनड रिफ्लेक्स का मतलब आप समझ ही गए। कंडीशनड रिफ्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि बर्थ के बाद जो चीज आप अक्वायर करते हो उसको कहते हैं, और अनकंडीशनड रिफ्लेक्स का मतलब जो कि आप पैदा होते साथ आपके अंदर वो चीज होता है, प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं अनकंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा चीज हम लोगों ने आज जाना, और आई थिंक सो कि मैंने तीन क्लास शायद आज के क्लास में ले लिया। 20-20 मिनट का 3 वीडियो बन जाता, बट चूंकि बहुत दिन से वीडियो नहीं आया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह हो गया था लैपटॉप वगैरह के साथ, तो इसीलिए बहुत दिन से वीडियो नहीं आया। तो मैं सोचा कि एक ही वीडियो में पूरा जो 3-4 क्लास जो हमारा मिस हुआ है वो सारा का सारा मैं कवर अप कर दूं, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो शायद इतना ही लेंथ का हो, जिसमें हम लोग ह्यूमन आई को अच्छे से पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। एक एक चीज अच्छे से हम लोग ह्यूमन आई का पढ़ेंगे उसमें। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा इन द सेंस कि आपको सारा कुछ समझ में आया हो, ठीक है। आप कॉमेडी वीडियो तो है नहीं जो आपको बहुत हंसी आया होगा यहाँ पे। बेसिकली आपको अगर समझ आ गया सारा कुछ देन वीडियो अच्छा था, नहीं समझ आया देन वीडियो खराब था, सीधा बात है। तो आप कमेंट में ये बताना कि आपको कहाँ कहाँ पे डाउट बच गया है, ठीक है। ओके, और जल्द से जल्द जो है वो मैं लास्ट 4 इयर्स क्वेश्चन पेपर का अरेंजमेंट कर दूंगा। 2-3 दिन की बात है बस, उसके बाद अरेंजमेंट हो जाएगा, और आप आराम से लास्ट 4 इयर्स क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना, उसको देख देख के आप ये एनालाइज करना कि इस साल कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको कोई सजेशन वजेशन फॉलो करने का, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट के क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखना। थैंक यू।